नमस्कार। आज जानेंगे हिस्टोरिकल सोर्सेस के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और ये जानेंगे कि आखिरकार सोर्स क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, सोर्सेस का क्या महत्व है किसी भी हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शंस के लिए। आप जानते होंगे कि अगर घर से ही मैं उदाहरण लूँ तो अगर गांव में अक्सर ये होता है लैंड डिस्प्यूट्स, उस लैंड्स को कैसे सेटल होता है, वो डिस्प्यूट्स कैसे सेटल होता है। तो आप जान रहे होंगे कि जब कोर्ट में जाता है सब अपना अपना मुद्दा रखता है और रखने के बाद एक जो जेन्युइन मुद्दा होता है वो होता है कि कागजात लेके आओ और जिनका पक्ष में वो कागजात रहेगा, जिनका नाम रहेगा उस पर, और उसी का लैंड हो जाएगा और तब जाके डिस्प्यूट्स सेटल होती है। उसी तरह से सोर्सेस का महत्व हिस्ट्री में है। और आखिरकार सोर्सेस ये कहाँ से आता है, क्या होता है ये सोर्सेस। तो इतना एक सीधा हम लोग जान लें कि जो भी मटेरियल इतिहास को कंस्ट्रक्शन करने के लिए महत्व होता है उसी मटेरियल को कहते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेस। और ऐसा नहीं कि मटेरियल को किसी सीमित दायरे में रख कर सोचें। मटेरियल कुछ भी हो सकता है जो हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस को बताता है, या फिर मॉडर्न सिविलाइजेशन या मेडिवल को बताता है। पहले हम ये जान लें कि देश दुनिया में इतिहास को कितने भाग में पढ़ा जाता है। पूरे विश्व में और साथ साथ भारत में भी इतिहास को 3 भाग में पढ़ा जाता है। जो पहला होता है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री में कोई रिटन सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। प्री हिस्ट्री को भी 3 भाग और मुख्यतः 4 भाग में बांटा गया है, जो आप जानते भी होंगे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, और एक होता है चालकोलिथिक। ठीक, ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक और चालकोलिथिक ये क्या है? ये भी एक सोर्सेस पर बांटा गया है। कई सोर्सेस मिले हैं, बोन्स मिले हैं, औजार मिला है। और इस समय में स्टोन एज से भी आप जानते होंगे इस तीनों फेज को। स्टोन एज से क्यों जानते हैं? क्योंकि इस समय स्टोन का बहुत बोलबाला था। आयरन मिला था और शुरुआती दौर से तो रॉक रहा ही है, और रॉक रहा है तो उस रॉक को जो है सेफ दे के ये लोग हथियार के रूप में यूज करते थे, और उसी हथियार से जानवरों को मारकर अपना भरण पोषण करते थे। और ये लोग का जो लाइफ था उस वक्त नोमैडिक लाइफ था, खाना बदोश, जहाँ खाना मिल जाए वहीं, जहाँ बसेरा अपना, जहाँ खाना अपना, जहाँ रहना, सब कुछ उस समय सोच कर किया जाता था। तो ये खाना बदोश जीवन था उस समय। और शुरुआती दौर में जीवन हो भी कैसा सकता है, खाना बदोश टाइप का ही। अगर आपके पास, आपको ये पता ना हो कि ये जो है मेरे सामने वो है क्या, आखिरकार सब कुछ आपको नया नया लगे, जो आप देख रहे हैं उसी में आप अपना ज़िंदगी देख रहे हैं, उसी में आप अपना जीने का तरीका खोज रहे हैं, क्योंकि सरवाइव तो करना ही है, ह्यूमन नेचर ही यही है। तो इसलिए उस समय जो था ऐसी स्थिति थी। और न्यूलिथिक एज आते आते लोग एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो गए। तो ये सारे एविडेंसेस, सारे ये बातें कहाँ से हम लोग कर रहे हैं? तो सोर्सेस से बातें कर रहे हैं। और सोर्सेज इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा मैंने डिस्प्यूट्स बोला, अगर कई डिस्प्यूट्स कैसे हो सकता है? हिस्ट्री में जानते हैं हम लोग कि कई आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का डिफरेंट अप्रोच हो सकता है किसी भी चीज़ को देखने का, और उसको देखने के साथ साथ उस पर विचार रखने का। कई अप्रोचेस हो सकता है कोई आर्कियोलॉजिस्ट अपना अप्रोच कैपिटलिस्ट से रखता हो सकता है कोई आर्कियोलॉजिस्ट अपना अप्रोच नेशनलिस्ट से रखता हो, या फिर हो सकता है आर्कियोलॉजिस्ट कोई अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव इसी तरह से बन जाता है।
आप में ही अपने दोस्तों के बीच ही देखिएगा, कई अप्रोचेस बनता है किसी भी चीज़ को देखने के साथ साथ। देखते होंगे कॉलेज में अक्सर ये सब चलता रहता है, डिफरेंट अप्रोच के साथ साथ कि वो मुझे देख के हंस रही है या फिर हंस के देख रही है, ये भी एक अप्रोच ही है। आप जो मान लें अपने अप्रोच के हिसाब से। तो यही होता है कि हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री में होता है एविडेंस को देखकर, जो पुराणिक तत्व है, जैसे बोन मिल गया, जैसे बीड्स मिल गया, जैसे कोई औजार मिल गया, तो क्यों इसका यूज़ होता होगा, क्या ज़रूरत था इनका। तो सारे कुछ को देखने के साथ साथ एक अप्रोच बनता है, और अप्रोच वो हो जाता है धीरे धीरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। हो सकता है एंशियंट में, मौर्य एम्पायर में दूसरा, आने वाले समय में गुप्ता में दूसरा। तो धीरे 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 एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिस्टमेटिक तरीके से हिस्ट्री का कंस्ट्रक्शंस होता है। वो तभी हो पाता है जब सोर्सेस रहता है। अब हम देखेंगे आगे कि आखिरकार क्या क्या सोर्सेस हैं। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री अब क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री किसे कहते हैं। देखिए, प्रोटो हिस्ट्री में रिटन सोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन वो डेसिफर्ड नहीं है, उसे हम समझ नहीं सकते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ रिटन सोर्सेस तो है, लेकिन हम उसको समझ नहीं सकते हैं, और समझने की कई कोशिश की गई, नहीं समझ पाए। और हिस्टोरिकल पीरियड, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है इसको, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। मॉडर्न, मेडिवल और एंशियंट, ये 3 भाग है हिस्टोरिकल पीरियड का। एक बात मुझे याद आ रही है, मॉडर्न अप्रोच की अगर मैं बात करूं, तो मॉडर्न कैसे होता है, कोई सोच टेक्नोलॉजी से। और एक बहुत ही गणमान्य हस्ती, संत, क्रांतिकारी संत कबीर दास जी हैं। उनका अप्रोच, उनका जन्म 15th सेंचुरी माना जाता है, 15th सेंचुरी में हुआ, और किस धर्म में हुआ ये भी एक कंट्राडिक्शन है, बड़ा इन पे बहस है, डिबेट है। लेकिन इनका जो सोच आप देखेंगे तो सोच इनका काफ़ी मॉडर्न से रिलेवेंट है, काफ़ी ने बहुत ज़्यादा ही। उस समय का इनका सोच है कि मैं किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता। धर्म मतलब क्या, भेदभाव, जातिवाद, जाति में भेदभाव, किसी प्रकार का मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं ईश्वर में यकीन रखता हूँ, मैं आस्तिक हूँ, लेकिन ये धार्मिक जो मतभेद है, भेद है, इसमें मैं बिलीव नहीं रखता हूँ। क्यों नहीं रखता हूँ? क्योंकि इनका कहना था सारे धर्म के ग्रंथ को पढ़ लो, सारे धर्म के ग्रंथ में एक ही बात होगी कि सृष्टि का रचना ईश्वर ने किया, भगवान ने किया, ऊपर वाले ने किया, गॉड ने किया। तो सृष्टि का रचना ऊपर वाले ने किया, और सब यही सिखाता है, आपस में प्रेम बांटो, भाईचारा बांटो, भेद मत करो, सब मिलजुल कर रहो। नफ़रत कोई धर्म नहीं सिखाता, लेकिन फिर भी धर्म को आज दूसरे नज़र से लोग देख रहे हैं, नफ़रत की नज़र से देख रहे हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों पर, आडंबर जो अंधविश्वास चीज़ें हैं, इस चीज़ों पर मैं यकीन नहीं रखता। तो ये कबीर जी का स्टेटमेंट था, उस समय की समझ और सोच थी, क्रांतिकारी सोच थी। इन्होंने सभी धर्म पे वार किया। इन्होंने एक दोहा में बोले कि अगर पत्थर पूजने से देवता मिले तो मैं पूजूं पहाड़। और दूसरे धर्म जो इस्लाम धर्म है, उन पर भी कटाक्ष किए, कंकर पत्थर जोड़ जोड़ मस्जिद लियो बनाए। तो आप लोग जानते, तो सभी, किसी को इन्होंने नहीं बख्शे। ये सिर्फ और सिर्फ बोले कि भगवान ऊपर वाले जो अल्लाह हैं, जो भगवान हैं, उन्होंने सिर्फ इंसान बनाए। तो ये उस समय इंसान बनाया, और इंसान का जो अपना सोच है, समझ है, उस तरह से ये बोले। इनका ये पर्सपेक्टिव था। आप पढ़ेंगे कबीर जी का तो काफ़ी आपको जानने को मिलेगा इसमें। तो ये उस समय का सोच था। तो लेकिन
तब जाकर, लेकिन आज के जो मॉडर्न युग है, जो टेक्नोलॉजी का समय, आज भी लोग इस तरह से नहीं सोच पाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत काफ़ी चेंजेस हैं। लेकिन चलिए, तो ये है हिस्टोरिकल पीरियड। तो आगे हम लोग जानेंगे कि आखिरकार फोसिल्स जो है, जिससे पता लगता है वेजिटेशंस जो है, जिससे हम लोग पता लगाते हैं हिस्ट्री का, क्या क्या हैं चीज़ें जिससे हम लोग आमतौर पर हिस्ट्री का कंस्ट्रक्शंस होता है, क्या क्या सोर्सेस हैं। तो प्री हिस्ट्री में कई सोर्सेस जो मिलते हैं, जो जिससे पता लगाए, वही जो स्टोन, उस समय का जो स्टोन का स्ट्रक्चर्स था, उससे पता लगाया कि स्टोन के किस किस तरह से यूजेस किया जाता था। तो उसके बाद जो है बोन से, एनिमल्स के बोन से, उसके बाद पता लगा बीड्स से, जो उन लोगों का उस समय का जो सेटलमेंट था, किस तरह का सेटलमेंट था। बोन से कई चीज़ का पता लग सकता है। एक बोन से कई चीज़ों का पता लग सकता है। डेंसिटी का पता लग सकता है, ये पता लग सकता है, सेक्स रेशियो का पता लग सकता है उस समय का क्या था। एक बोन से पता लग सकता है पॉपुलेशन का पता लग सकता है। एक बोन से पता लग सकता है कितना पुराना समय का ये इतिहास था। एक बोन से पता लग सकता है कि उस समय लोगों का दफनाने का क्या कल्चर था। कई चीज़ों का बोन से पता लग सकता है। अब बोन से आप लोगों को डेंसिटी का कैसे पता चल रह जाएगा। एक ऐसा जगह है जहाँ पर कई सारे बोन मिल रहे हैं, मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे होंगे। कितने हड्डी मिले, एक आंकड़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ का पॉपुलेशन क्या होगा। और जो मानव को दफनाए जाते थे, तो दफनाने के बाद जो स्ट्रक्चर्स, बोन स्ट्रक्चर, उससे पता लगाया जा सकता है कि ये मेल का है या फीमेल का है। आमतौर पर मोटा माना जाता है कि जो कमर का बोन होता है मेल का, एज कंपेयर टू फीमेल, वो कम होता है, मेल का ज़्यादा चौड़ा होता है। जो ये छाती है, छाती में मेल का ज़्यादा चौड़ा पाया गया फीमेल के तुलना में। तो इस कुछ मेजरमेंट है, मेजरमेंट करने का तरीका है जिससे पता लगाया जा सकता है उस समय का सेक्स रेशियो क्या था। तो सोचिए, एक बोन से कितना कुछ पता लगाया जा सकता है। ये सोर्सेस का महत्व है। और अब हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे कि जो हम लोग पता लगा रहे हैं, बोन्स का पता लगा रहे हैं, इनका क्या तरीका होता है। तो ये सब मुख्य तरीके होते हैं जो हम लोग जानेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम लोगों को सोर्सेस के बारे में जानने के लिए। और सोर्सेस ही एक ज़रिया है जिससे हम लोग काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो ये हिस्ट्री का एक पैटर्न था डिवाइड करने का हिस्ट्री को। अब सोर्सेस को कितने भाग में डिवाइडेड किया गया है, सोर्सेस को कितने भाग में डिवाइडेड किया है। सोर्सेस जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो सकता है, लिटरेरी सोर्सेस हो सकता है, और जो फॉरेन जो आते हैं बाहर, कई यात्रा वृत्तांत, कई लोग बाहर से भी उस समय फायान, हिनियान, कई लोग आए, मेगास्थनीज, कई लोगों का अप्रोच भारत के प्रति क्या है। ये भी एक फॉरेन जो आए हैं ट्रेवलर्स, वो भी एक सोर्सेस है भारत के इतिहास में। वो जो आए, भारत के परिप्रेक्ष्य, भारत के परिदृश्य में क्या क्या देखे वो, तो ये सारे कुछ हैं। तो हम पहले देख लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में जानते हैं। क्या होता है ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस? एक ऐसा सोर्स जो हमें उत्खनन करने, मतलब खुदाई करने के बाद मिलता। अब एक्सकेवेटेड का भी तरीका होता है। कैसे? अब हम आए यहीं खोदना शुरू कर दिए, ये कैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ खोदने से हमको इतिहास के बारे में पता चल जाएगा? ऐसे तो नहीं आए, अरे घर हटाओ, घर तोड़ो, यहाँ पे हमको इतिहास, ऐसे तो नहीं हो सकता है। कई टीले मिले, टीले का निर्माण हुआ, जिसको इंग्लिश माउंट्स कह सकते हैं। कई टीले मिले भारत में, डिफरेंट जगह टीले मिले। अब ये टीले का निर्माण कैसे हो जाता है?
अब देखिए, आपको ये होगा, पता होगा कि जो मिट्टी का लेवल था वो धीरे धीरे बढ़ रहा हो सकता है कि पहले आपका घर सड़क से नीचे होगा, घर का जो दरवाज़ा होगा तो दरवाज़ा का जो सरफेस होगा वो सड़क से नीचे हो, लेकिन आने वाले समय में अब तक आपको लग रहा होगा कि वो सड़क से ऊपर चला गया है। तो उसी तरह से ये जो होता है, जो सेडिमेंटेशन का जो लेयर बाय लेयर होता है, जो हवा के माध्यम से डिफरेंट जो तरीके, डिफरेंट सेक्टर सोर्स क्या कहते हैं तरीके के मामले से जो होता है, लेयर बाय लेयर चढ़ता है, तो उसी तरह से एक टीले का निर्माण हो जाता है। तो वहाँ पर उस टीले को हिस्टोरिकल सोर्सेज सोचते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट सोचते हैं कि ये टीले का जो निर्माण हुआ है तो ज़रूर कुछ अंदर होगा, ऐसे तो नहीं टीले का निर्माण हो गया है, इसका मतलब इसके अंदर ज़रूर कुछ न कुछ दबा होगा। तो अब इसका क्या करेंगे हम लोग, अब इसका हम लोग करेंगे उत्खनन, एक्सकेवेटेड। अब एक्सकेवेटेड करने से क्या क्या पता चल सकता है, ऐसे तो एक्सकेवेटेड नहीं कर देंगे। एक्सकेवेटेड करने का भी 2 तरीका होता है, एक होता है वर्टिकली, एक होता है हॉरिजेंटली। वर्टिकल एक्सकेवेटेड एंड हॉरिजेंटल एक्सकेवेटेड, तो 2 तरीका होता है एक्सकेवेटेड करने का। अब हम जब दोनों में से कोई तरीका अपनाते हैं तो हमको क्या क्या पता चल सकता है, एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में क्या क्या पता चल सकता है। तो पहला जो दिमाग में आता है वो कल्चर। कल्चर इज़ द मोस्ट थिंग्स, उसी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि उन लोगों का रहन सहन, तौर तरीका कैसा था, क्या था। तो हम लोग जानेंगे कल्चर के बारे में। अब कल्चर कैसे कैसे हो सकता है, तो पहला कल्चर हो सकता है मोनोकल्चर, मेजर कल्चर और मल्टी कल्चर। 3 कल्चर, 3 तरीके के कल्चर। अब सिंगल कल्चर को मोनोकल्चर कहते हैं, जो एक ही कल्चर डोमिनेटेड है पूरा, थ्रू आउट, पूरा एक ही कल्चर का डोमिनेशन हो। मेजर कल्चर क्या होता है, तो मेजर कल्चर होता है कि एक कल्चर डोमिनेट करे लेकिन और सब जो कल्चर हो वो सेकेंडरी हो। और भी कल्चर एग्जिस्ट, सारे कल्चर, बहुत सारे कल्चर एग्जिस्ट करे, लेकिन उनमें से एक कल्चर सब पे डोमिनेट हो, बाकी कल्चर सेकेंडरी हो। ठीक, तो ये था मेजर में। और मल्टी क्या था, तो बहुत सारे कल्चर अपने अपने जगह एग्जिस्ट कर रहा हो और अपने अपने जगह डोमिनेट भी कर रहा हो। जैसे आजकल के युग में और भारत जैसे देश में तो आप देख ही सकते हैं, सभी कल्चर का यहाँ पे मान्यता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी कल्चर को दबा सकते हैं। एक अलग पर्सपेक्टिव है अगर इस पे अगर की बात करें तो, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे कल्चर एक है, सभी का अपना अपना आइडेंटिटी है। तो ये था मल्टी कल्चर, मेजर कल्चर और मोनोकल्चर, तो ये है। अब एक्सकेवेटेड जो हम करेंगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो हमें कल्चर के बारे में पता चलेगा। और कल्चर का जो 3 मुख्यतः है वो भी हम देख लिए। अब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या होता है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एक्सकेवेशंस की दुनिया में हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में जानने के लिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो चलिए देखते हैं। अब वर्टिकली पहले देखते हैं, और वर्टिकली सोर्सेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सोर्सेज काफ़ी वर्टिकली एक्सकेवेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखिए, ये जो होता है इसकी जो खुदाई होती है, ये होती है इस तरह से। ये मान लीजिए ज़मीन का लेयर है, ठीक, ये ज़मीन का लेयर है, ठीक, और इसकी खुदाई होगी इस तरह से है, वर्टिकली एक्सकेवेटेड होगा। अब इससे क्या होगा, जो सबसे पुराने कल्चर होंगे वो सबसे नीचे होंगे, ठीक, और उससे जो कम पुराने होंगे वो उसके ऊपर होंगे, उसके ऊपर होंगे। तो आपको एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस दिख रहा होगा। क्रोनोलॉजिकल पता चल गया हमको इससे। पहला हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल होता है
जैसे ये लेयर हो गया, ये लेयर हो गया, ये लेयर, इसकी खुदाई हॉरिजॉन्टल वे में होता है, एक्सकेवेशन। इससे क्या हो गया कि आपको एक ही कल्चर के बारे में पता चला, लेकिन ब्रॉड लेवल पर पता चला। ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशंस। तो एक ही कल्चर के बारे में जाने, लेकिन ब्रॉड लेवल से जाने। लेकिन इसमें क्या हो गया कि आप एक कल्चर को भी जान सकते हैं, दूसरे कल्चर्स को भी जान सकते हैं, तीसरे कल्चर को भी जान सकते हैं, जितने नीचे जाएंगे, और इससे आपको पर्याप्त जानकारी मिलेगा और हिस्ट्री को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से सीक्वेंस में ला सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये होता है इम्पोर्टेंट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल में। और हॉरिजॉन्टल कल्चर, हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशंस को काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना है हिस्ट्री में। क्यों महत्वपूर्ण माना है तो जान ही रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस पता करने के लिए। जब तक हम क्रोनोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस नहीं पता करेंगे तब तक तो फिर हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एक चीज़ और देखिए, देख सकते हैं हम लोग कि जब हम एक्सकेवेशंस ऐसे करते हैं, इस तरह से करते हैं, अगर हॉरिजॉन्टली एक्सकेवेटेड हम करते हैं तो नीचे का तो हमें पता नहीं चल रहा है, इसके नीचे का इतिहास, इसके बारे में तो हमको नहीं पता चल रहा, ऊपर सुपर 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 से करते जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि ये जो नीचे जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हो वो, और उनसे उसका और रूइंस हो सकता है, और उनका रूइन हो जाए। क्योंकि अगर हम इस तरह से एक्सकेवेटेड करते हैं, इस तरह से अगर हम एक्सकेवेटेड करते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे, अगर एक्सकेवेटेड करते जा रहे हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे होता और दबा ही चले जाए। जैसे इसका मिट्टी उठा के यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, और ये तो और गड्ढा में जा रहा है। तो ये भी इनका थोड़ा ड्रॉबैक हमको दिख जाता है। थोड़ा सोच के देखते हैं तो ड्रॉबैक हमको इसका दिख जाता है। तो यही थोड़ा सा इनमें दोनों में अंतर हमको दिख जाता है, जो कि इससे क्या होगा, जो सबसे पुराने इतिहास जो होंगे, जो सबसे पुराने एविडेंसेस होंगे, उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब किन किन क्षेत्र में ज़्यादा हम लोगों को सोर्सेस प्राप्त हुआ है, और पहले की जो सिविलाइजेशंस हैं, आप देखते होंगे अक्सर रिवर के बगल में ही सिविलाइजेशन बसा है, सिविलाइजेशन मिला है, उनका सोर्सेस मिला है अक्सर रिवर के बगल में। इंडस वैली सिविलाइजेशन देखिए, या फिर मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन, रिवर जो मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन देखिए, चाहे येलो रिवर, चीन में जो येलो रिवर है उनके बगल में जो सिविलाइजेशन बसा है उनका देखिए। जितना भी है अक्सर आपको मिलेगा कि रिवर के बगल में जो भी सिविलाइजेशन बसा है। क्यों बसा है, इसका इम्पोर्टेंस आप भी जान रहे हैं, वाटर का इम्पोर्टेंस काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है। वाटर अपना सेडिमेंट से जो सॉइल बंजर है उनको भी फर्टिलिटी प्रदान करके फर्टाइल बना सकता है, सेडिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशंस करके। तो इससे भी खेती के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, फिशिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, वाटर का इम्पोर्टेंट अपना भी बहुत है। तो आसान हो जाता है वहाँ सिविलाइजेशन बसना। तो ये हो गया वाटर के सिविलाइजेशन। अब देखिए आप, रिवर गंगेटिक प्लेन हो गया भारत में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस के बगल में जो भी लोग रह रहे थे, बस रहे थे, हड़प्पा, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कभी। तो ये सब सिविलाइजेशन हम लोग के बारे हमको पता चलेगा। और जो बाहर से जो आए, ग्रीक लोग आए, ग्रीक लोग कई सिक्के जारी किए। जो ग्रीक का पहला जो कहेंगे प्योर गोल्ड कॉइन ग्रीक, इंडो ग्रीक ही जारी किए थे। वहाँ से जो आए थे कुषाण डायनेस्टी, कुषाण जारी किए थे प्योर गोल्ड कॉइन। गुप्ता पीरियड में सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी किया गया। तो हम लोग कॉइन्स में जब आएंगे, आर्कियोलॉजिकल में जो कॉइन्स पढ़ना हम लोगों को, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में, तो कॉइन इंस्क्रिप्शंस ये सब जो पढ़ना, इसमें हम लोग गहराई से आगे ही चर्चा करेंगे। कॉइन्स कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है, कॉइन्स जो सोर्सेस है वो कैसे हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभी हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं।
तो ये हो गया वर्टिकल का। जब चालकोलिथिक एज में तो ब्रॉन्ज कॉपर का जो इनका हुआ था, डिस्कवर्ड हुआ था। लेकिन जब हम लोग जब खुदाई किए थे, जब ये खुदाई होना एक्सकेवेशंस होना शुरू हुआ तो सबसे पहले हम लोगों को जो पता चला था एक्सकेवेशंस के ज़रिए 6000 से 7000 BC पूर्व एक एरिया था जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होता था। उस एरिया का नाम था बलूचिस्तान का एक था मेहरगढ़। वहाँ हम लोगों को पता चला था धान की भूसी मिली थी, धान की भूसी मिली थी। तो उससे हम लोगों को पता चला कि यहाँ सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट हुआ और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का साक्ष्य मिला, मेहरगढ़, बलूचिस्तान। ये भी सोर्सेस का इम्पोर्टेंस है। जब कश्मीर के रीजन्स में जो हुआ था तो वहाँ पर हम लोगों को पता चला था कि मालिक के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का भी सब प्राप्त हुआ था। सोचिए उस समय में कुत्ते का कितना महत्व था, मालिक लोग कितना महत्व देते थे। आज भी महत्व है, वफादार वो आज से नहीं है, प्राचीनतम समय से है वो। और अपना वफादारी बरकरार रखें कुत्ता लोग, बहुत का प्यारा होता है। तो उन्हें कुत्ता ने टॉमी बॉबी जो कही उनको, तो वो सब मिला था कश्मीर में। कश्मीर का एक एरिया है ब्रुज़होम, जब मैं जो याद कर पा रहा, ब्रुज़होम इसी टाइप का है। तो वो एरिया में ये कुत्ते के साथ मालिक के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का सब प्राप्त हुआ था। तो ये कैसे हो पाया? सोर्सेस। तो ये सारे सोर्सेस का जो हम लोगों को एविडेंस प्राप्त है, तो ये चीज़ है। तो अब आगे हम लोग जब लगातार हुआ, एक्सकवेशन जब शुरू हुआ, तो ये सब कुछ सामने आने लगा। एक रायसेन जो है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे मध्य प्रदेश में रायसेन, यहाँ भी सबसे पहले भारत में जो था, जो करंट भारत, वहाँ पे हमको एग्रीकल्चर जो धान का भूसी टाइप का हड्डी सब ये सब प्राप्त होना शुरू हो गया, रायसेन मध्य प्रदेश। तो ये भी जो करंट था, तो ये कैसे हो पाया? जब एक्सकवेशन शुरू हो गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ही जो पहले पता चला था, तो एक्सकवेशन से चार्ल्स मेसन था जो पहले इंफॉर्मेशंस दिया था। तो ये सारा कुछ हम लोगों को पता चलना शुरू हो गया और हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शंस भी यहाँ से शुरू हो जाता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉइन्स के बारे में, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, जो खुदाई करने के बाद क्या क्या प्राप्त हुआ, कॉइन्स प्राप्त हुआ, इंस्क्रिप्शंस प्राप्त हुए, तो ये सारे कुछ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ था। और ये प्रोटो हिस्ट्री में जो प्रोटो हिस्ट्री तो खास कर पर देख सकते हैं, अगर जब हम रिटन डॉक्यूमेंट को डेसिफर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब हम लोग जो इतिहास लिखेंगे यहाँ पर, तो किन सोर्सेज पे इतिहास लिखेंगे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे इतिहास लिखेंगे। उससे हम लोग पता लगाएंगे कि वहाँ की सिविलाइजेशंस क्या थी, जो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को वहाँ का जो मटका था, वहाँ लोग व्यापार कैसे, टेरिकोटा मॉडल्स का जो कॉइन्स था, कैसे वो लोग व्यापार करते थे। और उस समय हम लोगों को मिला रोमन एम्पायर का जो सिक्का मिला, भारत में प्राप्त हुआ, मोहर प्राप्त हुआ। तो ट्रेड के बारे में हम लोग, ट्रेड सिर्फ भारत भर ही में सीमित नहीं रहा, बल्कि मास लेवल कई कंट्रीज के साथ उस समय भी जो समकालीन जो सिविलाइजेशन बस्ती थी, उससे हम लोगों का व्यापार का कनेक्शन मिलता है। सोचिए संचार, उस समय का कम्युनिकेशन सिस्टम सोचिए। तो ये सारा कुछ हम लोगों को तब इन्फॉर्मेशंस प्राप्त होना शुरू हो गया, हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन वहाँ से करना शुरू कर दिया। तो इतना हम लोगों को पता चल रहा है।